नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। सोनीपत में सीएम मनोहर लाल ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर में 2600 करोड़ रुपए की लागत से कार्यों का शुभारंभ किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल, सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक और गन्नौर हल्का विधायक निर्मल चौधरी भी साथ रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंडी में फल, फूल, मछली बाजार तथा किसानों के लिए अलग अलग शेड बनेंगे। रिटेल जोन में मोबाइल रिटेलिंग, मार्केटिंग, व्हील, मिनी स्टॉल्स, बूथ स्टोर तथा बड़े ब्रांच की दुकानें शामिल होंगी। परिसर में कैब सर्विस और टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था भी की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्कशॉप, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, डॉर्मेट्री और कर्मचारी आवास भी निर्मित किए जाएंगे। सरकार हमेशा किसानों के साथ हर कदम पर साथ खड़ी है। हरियाणा में 5800 रुपए प्रति क्विंटल तक सूरजमुखी के किसानों को भाव मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणी राज्य है। साल 2020-21 में 15,000 सोलर पंप स्थापित कर हरियाणा देश में पहले स्थान पर रहा। अब तक 53,000 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। ये संख्या पीएम कुसुम योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 50,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप से भी ज्यादा है। प्रदेश में स्थापित 53,000 सोलर पंप से हर साल 29 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली की बचत हो रही है। इससे प्रदेश को 195 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इन 53,000 पंप में से जिला सिरसा और हिसार में 26,000 से ज्यादा सोलर पंप लगे हैं। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद किया है और साथ ही कहा है कि ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है। सीएम मनोहर लाल ने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया है। इस 70,000 सौर पंप के लक्ष्य को भी हम बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। अभी तक कुल 53,000 जो पंप लगाए हैं, इसके बाद भी जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है, अप्लाई कर रखा है, 11,000 पंप अभी और लगने शेष हैं। इन 11,000 को भी जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से इसका रेट कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, तुरंत हम 11,000 उन पंपों को लगाया जाएगा, उनको चालू किया जाएगा। और इसमें प्राथमिकता उन स्थानों की, उन गांवों को, उन ब्लॉक्स को हम देंगे जहां भूमि जल 100 फुट से भी ज्यादा गहराई पर चला गया है। वहां ये सौर पंप जो हैं, ये प्राथमिकता के तौर पर लगाए जाएंगे। सौर पंप लगाते समय 3 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर की क्षमता के जो सौर पंप हैं, उनकी स्थापना के लिए हम 75% सब्सिडी ये देते हैं। इस सब्सिडी से हमको आर्थिक लाभ तो होता ही है, साथ ही सरकार की भी बहुत बड़ी बचत होती है, क्योंकि बिजली के कारण से जो हम पंप लगाते हैं, उसके कारण से महंगी बिजली, इसकी बचत होती है। अभी तक जो 53,000 पंप हमने लगाए हैं, इसके कारण से हमारे यहां 29 करोड़ 50 लाख यूनिट ये हर वर्ष इसकी बचत होती है। संरक्षण के कारण से हमारी खेती अधिकतम जो हो जाएगी, और उसमें भी विशेष तौर पर ऐसी फसलें जो पानी का उपयोग ज्यादा करती हैं, विशेष तौर पर धान, इसकी बजाय हमको फसल विविधीकरण अन्य फसलों के ऊपर आना चाहिए। हमने एक अपील की थी, मेरा पानी मेरी विरासत, जिसके अंतर्गत धान छोड़ करके यदि हम दूसरी फसलों पर आएंगे तो 7,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार की ओर से सब्सिडी देने का हमने कार्यक्रम चलाया था। मुझे खुशी है कि लगभग 1.5 लाख एकड़ पर किसानों ने धान के बजाय दूसरी फसलें बोई हैं, जिसका निश्चित रूप से पानी बचाने में बहुत बड़ा योगदान ये सब हुआ है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भले ही जनता दरबार लगाना बंद कर दिया हो, लेकिन विज के निवास पर रोजाना की तरह शनिवार को भी सैकड़ों फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। अनिल विज के निवास पर पहुंचे फरियादियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि लोगों को विज के अलावा किसी और पर भरोसा ही नहीं है। विज के निवास स्थान पर प्रदेश के कोने कोने से लोग अपनी फरियाद लेकर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। कोई रात में ही अपने घर से निकला तो कोई देर रात ही अंबाला पहुंच गया। हालात ये हुए कि भीड़ बेकाबू होकर अनिल विज के निवास के बाहर तक आ गई। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फोर्स तक मंगानी पड़ी।
एयर रास्ता बांधकर भीड़ को आगे जाने से रोकना पड़ा। वहीं विज ने एक एक फरियाद को सुना और सबका निवारण करने की कोशिश भी की। विज की माने तो उनकी कोशिश रहती है कि वे आखिरी पंक्ति में खड़े हर शिकायतकर्ता की शिकायत सुने और उसका समाधान कर सकें। लोग जितने भी आए मुझे कोई मैं सबकी बात सुनता हूँ। मुझे दिक्कत यही है कि मेरे पास इनको खड़ा करने की जगह नहीं है। 40 डिग्री टेम्परेचर जाता है और ये फिर धूप में सारे खड़े हैं, तो उस बात के लिए सुनूंगा तो मैं सबकी सुनूंगा। जनता दरबार को देखिए, मैंने बंद कर दिया था, तो अब रोजाना घंटे आते हैं तो क्या करें, सुनना पड़ेगा। जिस तरह से रोज लोग आ रहे हैं हजारों की संख्या में, आपको नहीं लगता दोबारा जो है वो शुरू करना पड़ेगा? गर्मी है, 40 डिग्री, लोग फाइलें सिर पर लेकर खड़े हैं। करेंगे विचार, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं। ये जो रामकिशन जी है बुवानी खेड़ा से हैं, इनके ऊपर 6/3/2023 को हमला हुआ था साजिश के तहत, और दोषियों ने पुलिस में मिलीभगत करके हमला किया था और हमला करने के बाद इन्हीं के ऊपर मामला दर्ज कर दिया। परंतु रामकिशन के बच्चों ने अपने पिता को बचाने के लिए हाथापाई हो गई थी, परंतु इन्होंने ना तो कोई छीना झपटी की, ना कोई इन्होंने मार पिटाई की। लेकिन जब रामकिशन पुलिस ने मिलीभगत करके रामकिशन के परिवार को अंदर डाल दिया, 389 भी 147, 149, 506 और अन्य धाराओं में, और पुलिस ने इन्हीं के परिवार को अंदर डाल दिया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से रूबरू होकर केंद्र में सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को गिनवाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर काम कर रही है। बीजेपी राज्य में केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार में जमकर विकास कार्य किए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय लोगों को सीवर और पानी की भी सौगात दी। मूलचंद शर्मा ने भगत सिंह कॉलोनी की 4 गलियों में अपने ऐच्छिक कोष से करीब 20 लाख की लागत से सीवर की लाइन बिछाने और पीने के पानी की लाइन बिछाने के काम का शिलान्यास स्थानीय कॉलोनी वासियों के हाथों शुरू करा दिया। सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को देश के मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों तक पहुंचाया और साथ ही एक बड़ी सौगात यहां पर कॉलोनी वासियों को मूलचंद शर्मा की तरफ से दी गई। भिवानी डाणा रोड बाईपास ब्रिज के निकट सीआईए 2 और सैंडी गैंग के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि ढाणा रोड बाईपास के निकट सैंडी और उसका साथी खलीफा मौजूद है। जिसके बाद सीआईए की टीम ने छापा मारा तो सैंडी ने टीम पर गोली चला दी, जिसमें एक गोली टीम के रमेश को पास से छू कर निकल गई। मुठभेड़ में पुलिस की क्रॉस फायरिंग में सैंडी और उसका साथी खलीफा पकड़ा गया। सैंडी के पांव में गोली लगी और उसका साथी खलीफा भी घायल हो गया। इसके बाद घायल पुलिसकर्मी और दोनों बदमाशों को चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बाईपास के पास बदमाशों ने पुलिस पार्टी के फायर किए, तो मौका पार मौके रह गई है। पता लगा बदमाशों ने फायरिंग की पुलिस पार्टी पर, वो उनको चोट लगी है, भागती रखा है। उनको यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया है और उनमें इलाज है। इसकी पूछताछ करके जो कार्रवाई, एक तो सैंडी है जिसने पिछले कई दिन पहले 2 जगह फायरिंग की थी शहर के अंदर, तो इनका साथी खलीफा है। भिवानी में प्रतिदिन चोरियों की वारदातें बढ़ रही थीं। रोज किसी न किसी की मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें पुलिस को लगातार मिल रही थी। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए गतिविधियां बढ़ा दी। विनोद गेट चौकी प्रभारी दशरथ कुमार ने बताया कि ये बदमाश बेरोजगार हैं और नशेड़ी भी हैं। नशे की लत के कारण चोरियां करते हैं और फिर उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया करते हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों में से अक्षय का रिकॉर्ड तो पहले ही लूट का रहा है। उसने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया हुआ है। आशीष और प्रशांत चोरियां करते थे। अब तीनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी के निर्देश के अनुसार 3 नौजवान लड़कों को काबू किया गया है। प्रशांत, आशीष और अक्षय
जो बेरोजगारी और नशा के धंधा में संलिप्त होने के कारण चोरी का काम करने लगे थे। कुल 7 मोटरसाइकिल, 3 साइकिल और 1 स्कूटी को बरामद किया गया है। सरकारी अस्पताल भिवानी, कृष्णा कॉलोनी, जैन गली जो आसपास का इलाका है वहां से चोरी की हुई है। महेंद्रगढ़ शहर थाना पुलिस की टीम ने महेंद्रगढ़ शहर के आसपास गलियों में बाइक पर युवकों के घूमते हुए बाइक का चालान काटे हैं। थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर शहर के अलग अलग चौराहों पर नाका लगाकर 5 बाइकों के बिना दस्तावेज, बिना हेलमेट, बाइक पर 3 सवारियां बैठाकर मोटरसाइकिल चलाने पर चालान काटे हैं और ट्रैफिक नियमों के बारे में युवाओं को पाठ भी पढ़ाया गया है। शहर थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महेंद्रगढ़ शहर में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने के मामले में पुलिस की टीम ने एक बुलेट बाइक को इंपाउंड कर 23,000 रुपए का चालान किया है। बाइक के कागजातों को चेक किया गया तो बाइक की आरसी तक नहीं मिली और न ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट थी। ये मोटर व्हीकल है के अंदर श्रीमान एसपी साहब के आदेश निर्देशानुसार जो नंबर प्लेट नहीं, जिन व्हीकलों का नंबर प्लेट प्रॉपर नहीं है, जिसमें साइलेंसर पटाखा वाला लेकर चलाते हैं और अंडर एज बालकों की तरफ विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अंडर एज बच्चों के व्हीकल ना दिया जाए। आप भी सुबह से 5 चालान कर रहे हैं, जिसमें एक इंपाउंड करिए मोटरसाइकिल। कितने रुपए का चालान का मोटरसाइकिल? वो इस मोटरसाइकिल 23,000 का चालान है। बहादुरगढ़ के बालौर गांव के प्रतीक शर्मा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद मिला है। देहरादून स्थित आईएमए में हुए पासिंग आउट परेड के बाद घर पहुंचे लेफ्टिनेंट प्रतीक का शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। माता पिता के साथ दादा दादी और नानी ने भी अपने लाडले को फूल माला पहनाकर आशीर्वाद दिया है। बता दें कि प्रतीक भारतीय थल सेना की एविएशन कोर में बतौर लेफ्टिनेंट अपनी सेवाएं देंगे। बालौर गांव में भी प्रतीक के लेफ्टिनेंट बनने पर खुशी का माहौल है। प्रतीक के दादा भी भारतीय सेना से हवलदार के पद पर रिटायर हुए थे और पिता ओम प्रकाश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हैं। प्रतीक की माता पूजा शिक्षा विभाग में लेक्चरर हैं। दादा और पिता से प्रेरणा लेकर ही प्रतीक ने थल सेना की राह चुनी है। प्रतीक की बुआ की बेटी भाविका भी 2019 में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई थी। प्रतीक का कहना है कि अगर युवा मन लगाकर मेहनत करे तो उन्हें अवश्य ही सफलता मिलती है। तो 12वीं के बाद सीधा मेरा एनडीए में चयन हो गया। जब मैं 12वीं कर रहा था उसी वक्त फरवरी में मेरी एसएसबी थी जो कि वाराणसी में थी, तो उसी समय मेरा चयन हो चुका था और अप्रैल से मेरे मेडिकल थे और फिर जून में मैंने एनडीए ज्वाइन किया। उसके 3 साल के कड़ी प्रशिक्षण के बाद मैंने 1 साल आईएमए में प्रशिक्षण किया और फिर 10 जून 2023 को मैं आईएमए से पास आउट हुआ एज लेफ्टिनेंट। बेटे की सफलता पे बेहद उत्साहित हूँ और जैसा कि पता है कि देश के प्रति समर्पण जो है मेन इसका मोटो है इस सर्विस का, तो उसी तरह जो देश के समर्पण के लिए, देश की सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को मैं कहूँगा कि आप लोग आगे आइए। अंबाला कैंट के ऑल वेदर स्विमिंग पूल में जिला स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ पर अंबाला रेंज के आईजी सिवास कविराय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर यह पहुंचने पर योगा फेडरेशन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र विज व अन्य मेंबर ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित भी किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहां आकर उन्हें नॉर्थ इंडिया का सबसे खूबसूरत स्विमिंग पूल देखने को मिला है। इस मौके पर उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज व उनके छोटे भाई राजेंद्र विज की जमकर तारीफ की, जिनकी बदौलत यहां पर बच्चों का टैलेंट निखर पाएगा और यहां से बच्चे स्टेट लेवल और ओलंपिक लेवल तक भी जा पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन की जो 19th कंपटीशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, यहाँ पर माननीय श्री राजेंद्र विज ने और उनकी पूरी टीम ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट ओलंपिक स्टाइल का स्विमिंग पूल, पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल मुझे देखने को मिला है और यहाँ जितनी फैसिलिटीज हैं और जिस हिसाब से इसे श्री राजेंद्र विज ने
माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज उनकी प्रेरणा से और उनके कृपा से जिस तरह ये डेवलप हुआ है। मदर क्षमा जी क्षमा लांबा यहाँ पे स्विमिंग के लिए पिछले 20-25 सालों से एसोसिएटेड है। बीच में गैप दे था, पर उससे पहले वो जब कॉलेज पास आउट किया था तब से ही वो स्विमिंग में रही हैं। स्टेट नेशनल सब खेली हैं और अभी भी उन्होंने अपनी एज कैटेगरी में 55 to 60 की एज कैटेगरी में नेशनल में 2 सिल्वर मेडल्स लिए हैं। तो उनकी ही जो ये इंस्पिरेशन है वो हमें भी उतना प्रेरित करती है। और आगे मेरे बच्चे भी और मेरे ब्रदर की भी बेटी है, 3 बेटियां हैं हमारे पास, वो भी आती हैं। एक तो 3.5 साल की है, शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पूल नाउ। बैडमिंटन खेल में पारंगत होकर भारतीय टीम में शामिल फरीदाबाद के गांव सागरपुर की रहने वाली जिया रावत ने कजाकिस्तान में संपन्न हुए एपेक्स फ्यूचर सीरीज 2023 महिला एकल का खिताब जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने जिया रावत से खास बातचीत की है, तो चलिए देखते हैं अपनी जीत पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। जिस तरह से आज बेटी ने नाम रोशन किया है, हमें इतनी खुशी है कि शायद हम उसकी कहते हैं ना लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। और हमें, हमारे परिवार को और पूरी गांव बस्ती को बहुत ही बेहद खुशी है। फरीदाबाद का नाम रोशन किया है और फरीदाबाद के साथ साथ सागरपुर का भी नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है। जानते हैं एक जिया रावत लड़की है जिसने इस देश का नाम रोशन किया और गांव का नाम भी रोशन किया है। कौन से गेम में वो जीत के आई है और कौन से गेम में वो गोल्डन जीत के आई, क्या नाम है और किस तरीके से आप जीत के आई, कौन से देश में आप खेलने के लिए गए? मेरा नाम जिया रावत है और मैं बैडमिंटन खेलती हूँ और मैं अभी कजाकिस्तान फ्यूचर सीरीज खेल के आई हूँ बैडमिंटन का और मेरा गोल्ड रहा और बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया मैंने वहाँ पे। कितने बच्चे गए थे आपके साथ भारत से, कितने बच्चों ने क्या क्या जीता वहाँ पर? टोटल 22 लोग गए थे, 2 सिल्वर आए, 1 ब्रोंज आया और 1 गोल्ड आया था। किस तरीके की मेहनत रही है, परिवार का साथ रहा है, कोच का, कितने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे थे? बैडमिंटन तो बहुत ही टफ गेम है, सबके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। मेरे कोचेस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ट्रेन किया, उन सब की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनको जो उन्होंने मेरे लिए करा मैं उस सबको साबित कर पाई। और लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए, जिस तरीके से सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो देती है और सशक्त करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या संदेश देना चाहिए? कि हमें अपने सपने देखने चाहिए और वो पूरे भी हो सकते हैं, बस हमें सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए और सब कुछ पूरा हो सकता है अगर आप ठान लेते हैं तो सब हो जाएगा। आगे और क्या सपना है, किस तरीके का और आगे कौन सा गेम खेलना है? मेरा सपना तो है कि मैं अपने देश के लिए ओलंपिक गोल्ड लाऊं, पर अभी देखते हैं। नेक्स्ट टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप में तैयारी करके अच्छा प्रदर्शन करने का है। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है वो यहाँ पर सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद की जिया रावत ने जिस तरीके से भारत का नाम रोशन और प्रदेश में भी जो है विदेशों में नाम रोशन किया है, तो इससे यही लगता है कि सरकार की मुहिम बहुत अच्छी नजर आ रही है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसका असर आम जनजीवन पर दिखाई भी देने लगा है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए तरह तरह के प्रयास में जुटे हुए हैं ताकि स्वास्थ्य पर गर्मी का बुरा असर ना पड़े। इस सबके बीच लोग मटका सुराही का पानी पीना पसंद कर रहे हैं। लोगों को बाजारों में कुम्हारों की दुकान में मटका सुराही आदि की दुकान पर खरीदारी करते हुए देखा जा सकता है, जिससे दुकानदार भी थोड़े खुश नजर आ रहे हैं। मटका खरीदने पहुंचे लोगों ने बताया कि मटके का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। पहले जब फ्रिज आदि नहीं होते थे तब सभी ऐसे ही खड़े का पानी ही पिया करते थे, लेकिन आजकल लोग खड़े का पानी पीने से कतराते हैं, जिससे वे कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं। और मैं हर साल यहाँ पे ले जाता हूँ यहाँ से घड़ा, तो साल में इसको बदल देनी चाहिए। और इतना ठंडा पानी जी मैं आपको क्या बताऊं, बस इसको आप यूज करके देखो, ये फ्रिज सब भूल जाओगे। और ये भाई साहब की बहुत अच्छी दुकान है, मैं हर साल ले जाता हूँ ये घड़ा। घड़े का पानी तो देख सबको ही पता है, मीठा पानी है, ठंडा पानी रहेगा। जो फ्रिज का मैं तो कई सालों में फ्रिज का पानी ज्यादातर छोड़ ही रखे हैं। कुरुक्षेत्र के थानेसर हल्का विधायक सुभाष सुधा ने धन्ना भगत पब्लिक स्कूल में विशेष शिविर लगाकर नागरिकों की प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्याओं का सुना।
और खुद नागरिकों की समस्याओं का कर्मचारियों के माध्यम से समाधान भी करवाया। अहम पहलू यह है कि विधायक स्वयं कर्मचारियों के संग कुर्सी पर बैठे रहे और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि शहर के लोगों को प्रॉपर्टी आईडी की गलतियों को लेकर लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस परेशानी को गंभीरता से लिया जा रहा है और शहर के प्रत्येक नागरिक की प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित त्रुटियों को दूर करने का हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। इसके लिए वार्ड अनुसार नगर परिषद की तरफ से प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां दूर करने के लिए विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं तथा प्रॉपर्टी आईडी में आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए डोर टू डोर सर्वे का समस्या का समाधान किया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करने के लिए हमने बराबर कैंप लगाने का आयोजन सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश में क्षेत्र में लगातार ये कैंप लग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मेगा कैंप 2 कैंप आज यहाँ पर लगाया गया बसोली में, 3 कैंप लगाया जाएगा अपना 2 कैंप। यहाँ से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वोटिंग ठीक कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कराएं। इसको हम ऐसी कराने के लिए बहुत ज्यादा इसमें स्टाफ लगा दिए, लेकिन ये कैंप कब तक बंद नहीं हो गए जब तक लोगों की प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हो जाएगी। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एमएसपी और सूरजमुखी का मुद्दा उठाया। इस बार एमएसपी से ऊपर खरीदारी नहीं करने की बात कह रहे हैं। वहीं 9 लोगों को लाठीचार्ज में गिरफ्तार किया गया है। अध्यक्ष गुरनाम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बार सूरजमुखी एमएसपी दम तोड़ रहे हैं। हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि यह कीमत बाजार में होगी। एक्साइज ड्यूटी खत्म होने से विदेशों में सूरजमुखी सस्ता हो गया है। साथ ही किसान 6400 रुपए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। किसान 6400 रुपए एमएसपी की मांग सरकार से यहां पर कर रहे हैं। एमएसपी और सूरजमुखी का मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां पर उठाया गया है। साथ ही 6400 रुपए एमएसपी की मांग की गई है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।